अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। एक ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है? देखें यार, ऑडिटर जो अपॉइंट होता है ना वो एजीएम में होता है और एजीएम में शेयर होल्डर ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं। लेकिन सर अगर एजीएम में शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करे और ऑडिटर कहते हैं कि जी मैंने ऑडिट नहीं करना, फिर तो मसला हो जाएगा, फिर क्या वापस से एजीएम होगी? तो नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है, नॉर्मली कंपनीज में ऑडिट कमिटीज होती हैं, ठीक है, और वो ऑडिट कमिटीज किसी ऑडिटर को रिकमेंड करती हैं कि जी हम ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल केपीएमजी हमारा ऑडिटर बने, ठीक है। फिर एजीएम से बहुत पहले बिकॉज 21 दिन पहले तो नोटिस जाना होता है, तो कंपनी केपीएमजी से पूछती है कि जी क्या आप हमारे ऑडिटर बनेंगे अगर आप एजीएम में अपॉइंट हो गए? सही है, मैं तो कंपनी हूं, एजेंट हो, असल राइट तो शेयर होल्डर के पास है, तो क्या आप हमारे ऑडिटर बनेंगे? केपीएमजी उस वक्त एक कॉन्सेंट देता है कि हाँ जी मैं आपको ऑडिटर बनूंगा या मैं आपको ऑडिटर नहीं बनूंगा। ये जो डिसीजन होता है कॉन्सेंट का कि जी मैं आपको ऑडिटर बनूंगा या नहीं बनूंगा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आइजा 300 में, जो कि कहलाता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। सही है, अगर एजीएम में केपीएमजी ऑडिटर अपॉइंट हो गया, सही है, तो वो किस एंगेजमेंट के लिए हुआ है? वो ऑडिट के लिए हुआ है। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर। दुनिया में कोई भी काम, हम अक्सर कहते हैं ना यार कोई भी काम कर रहे हो लिखत पढ़त कर लो, उसके अंदर सही लिख लो उसको। एग्जैक्टली ऑडिट में भी चीजें अगर आप लिखवा लें मैनेजमेंट से और साइन करवा लें तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यार देखें, जब भी आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं ना ऑडिट की, ठीक है, आप एजीएम में अपॉइंट हो गए, अब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, तो ऑडिट प्लानिंग से पहले, परफॉर्मेंस से पहले, रिपोर्टिंग से पहले एक काम कर लें, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करवा लें, एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लें। सही है, ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं आप ये चेक करें कि क्या ऑडिट की प्रीमाइस अवेलेबल है, क्या ऑडिट की प्रीमाइस अवेलेबल है, या मैं आपसे कहूं क्या ऑडिट की प्री कंडीशंस मौजूद हैं। ऑडिट, अगर आप एज एन ऑडिटर ऑडिट करने जा रहे हैं तो उस ऑडिट करने के लिए प्री कंडीशंस का होना लाजमी है कि ये कंडीशंस होंगी तभी मैं ये ऑडिट वाली एंगेजमेंट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ये ऑडिट वाली एंगेजमेंट कर ही नहीं सकता। ये इंप्लाइड है, ये इनहेरेंट है, ये प्री कंडीशंस है। पहली प्री कंडीशंस क्या है? पहली प्री कंडीशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आपका होना चाहिए बच्चों, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखें, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सारी चीजों का आइडिया दे दिया, हमने आइजा 550 पढ़ लिया। अगर आप एक चीज देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी चीज इवॉल्व होती है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अराउंड। सही है, प्लानिंग है तो व्हाट इज ऑडिट रिस्क, एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। परफॉर्मेंस है तो आईएफआरएस को सामने रखता हूं मैं। रिपोर्टिंग में मेरी ओपिनियन ही होती है, इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तो सारी चीजें, आईएफआरएस इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो सारी चीजें आपकी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अराउंड इवॉल्व हो रही है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी ओपिनियन भी गलत है, आपका परफॉर्मेंस भी गलत है, आपका प्लानिंग भी गलत है, आप ऑडिट कर ही नहीं सकते। प्री कंडीशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल। दूसरी चीज मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, व्हाट इज द एंगेजमेंट? ऑडिट करने जा रहा हूं, ऑडिट इसी बुनियाद पे करूंगा, इसी प्रीमाइस पे करूंगा, इसी कंडीशन पे करूंगा कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे कि उसकी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना और इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा। सही है, मैं अगर एक एफएस को ऑडिट कर रहा हूं तो वो एफएस किसी ना किसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनाए, कोई कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी। सही है, वो एफएस आईएफआरएस के हिसाब से अगर बना रही तो क्या आईएफआरएस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? ये आपके पास प्री कंडीशंस है। और ये जो एफएस आईएफआरएस के हिसाब से आप बना रहे हैं तो उसमें बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो क्या आपने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करें? ये आपकी जिम्मेदारी है। और आखिरी चीज, आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करोगे। मैं आपसे सेल्स इनवॉइस मांगू, मैं आपसे परचेज इनवॉइस मांगू, ये प्री कंडीशंस है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर प्री कंडीशंस मौजूद ना हो, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, या मैनेजमेंट आपसे कहे कि मैं आपको ये लिख के नहीं दे रही कि मैं एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बनाऊंगी और मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, इसका मतलब है आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। सही है। अच्छा सर, मैनेजमेंट से ये जो बातें आप कह रहे हैं कि ये प्री कंडीशन है और ये प्रीमाइस है, सर व्हाट इफ अगर ये सारी चीजें हम लिखवा ले, वही वाली बात की लिखत पढ़त हो जाए ना, एक चीज लिखी भी आ जाए। सही है सर, क्या लिखवाऊं, मैनेजमेंट से क्या एग्री करवाऊं? प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कहलाता है एंगेजमेंट लेटर। सही है, ये कहलाता है एंगेजमेंट लेटर। ये केपीएमजी ऑडिटर के लेटर हेड पे होगा, ये एड्रेस हो रहा होगा कंपनी को, नॉर्मली सीएफओ का क्या कहते हैं, सीएफओ को एड्रेस हो रहा होगा। और ये जो एंगेजमेंट लेटर है इसका कंटेंट क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा? प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज इसके अंदर आ रही होगी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, सही है। तीसरी चीज आ रही होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल कंट्रोल। फिर हमारे पास आ रही होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है, इसके बेसिस पे आप बनाएंगे, सही है। और आखिरी चीज रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कि आपकी जो रिपोर्ट होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा। ऑडिटर कहेगा कि मेरी जो रिपोर्ट होगी इसका फॉर्मेट ये होगा, ये ओपिनियन आ रही होगी, ये बेसिस फॉर ओपिनियन आ रहा होगा, ये की ऑडिट मैटर के सेक्शंस आ रहे होंगे, ये गोइंग कंसर्न का सेक्शंस आ रहा होगा, ये हमारे पास मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आ रही होगी, ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी, तो मेरी रिपोर्ट का कंटेंट ये होगा। ये 5 चीजें एंगेजमेंट लेटर में होना जरूरी है। अगर ये 5 हेडिंग आपने डाल दी और इन हेडिंग के नीचे अगर आपने कंटेंट डाल दिया, आपका एंगेजमेंट लेटर बन जाएगा। इस एंगेजमेंट लेटर के ऊपर चूंकि डेलॉयट जो कि केपीएमजी के लेटर हेड पे है और इसको पार्टनर ने साइन किया होगा, सामने से सीएफओ भी इसको साइन करेगा, तो मैनेजमेंट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी कि हाँ जी हमारी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। सर ये एंगेजमेंट लेटर है, क्या इसमें और मैटर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं? क्या इसके अंदर एडिशनल मैटर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं? स्टैंड कहता है यस, एडिशनल मैटर्स भी इंक्लूड, अगर आप चाहें तो आप एडिशनल मैटर भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन है, आप चाहें तो एंगेजमेंट लेटर में ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनहेरेंट लिमिटेशन भी बता दें, सही है। एक और चीज है मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसमें ऑडिटर कहता है यार ठीक है वर्बली तो बता दिया, लिख के भी दे दो, तो आप एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट से लिखवा लेते हैं ये कि जी अगर कल को मैं अगर आपसे कोई चीज लिखत पढ़त में मांगूंगा रिटन रिप्रेजेंटेशन, सही लिख के दो, तो आपने वो चीज मुझे लिख के भी देनी होगी, सही है। इसके अलावा मैं आपको ऑडिट कर रहा हूं 31 दिसंबर का, अगर कोई सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड कोई इवेंट होता है तो आप मुझे लिख के दें कि जी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो फीस है इसकी बेसिस ये होंगी हमारे पास, ठीक है। कल को मैंने अगर किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, किसी ऑडिटर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा या आपके इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना पड़ेगा, तो ये आप अभी एंगेजमेंट लेटर में लिख के दें कि जी कल को अगर मैं एक्सपर्ट अपॉइंट करूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे जी हमने आपको अपॉइंट किया, आपको ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहे हैं, नहीं जी आप एग्री करवाएं, सही है। इसी तरीके से कल को अगर मैं चाहूं कि आपका इंटरनल ऑडिटर है, उसने एक एरिया पे काम किया हुआ है और मैं अगर उसके काम को यूज करना चाहूं तो आप मुझे मना नहीं करेंगे, आप लिख के दें एंगेजमेंट लेटर पे अभी एग्री करवाएं इन चीजों को, सही है। इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर ऑडिट है, सही है, फर्स्ट ईयर ऑडिट है तो पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था तो मुझे शायद उसके पास भी जाना पड़े कि भाई तुमने ऑडिट करा था, सारी चीजें मिल गई थी, क्या मसले थे क्या मसले नहीं थे, तो कल को आप मना मत करिएगा कि नहीं आप प्रीवियस ऑडिटर के पास नहीं जा सकते। एंगेजमेंट लेटर में आप चाहें तो अभी भी लिखवा सकते हैं और आपके जो वर्किंग पेपर्स है, जो ये मैं पूरा ऑडिट करूंगा, कल को आईकैप मेरा रिव्यू करना आएगा, कल को केपीएमजी ग्लोबल मेरा रिव्यू करना आएगा, कल को ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड मेरा रिव्यू करना आएगा, कल को नैब आ जाएगी, एफआई आ जाएगी, एससीसीपी आ जाएगा, स्टेट बैंक आ जाएगा, मैं उनको ये वर्किंग पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आज आपसे ये सारी चीजें लिखवा रहा हूं। बच्चों मुबारक हो, इंगेजमेंट लेटर पर दस्तखत हो गए, मैनेजमेंट ने भी साइन कर दिया, हमने भी साइन कर दिया, प्री कंडीशंस मौजूद है, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, चलें जी ऑडिट का आगाज करते हैं, सही है। प्लानिंग फेज में आ गए, रिस्क वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मटीरियलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट वगैरह दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। सर 1 साल का ऑडिट खत्म हो गया, जबरदस्त। सर एजीएम हुई, एजीएम में वापस केपीएमजी ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब जब केपीएमजी वापस ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो केपीएमजी बैठ के कह रहा है, इसका मतलब है ये रिकरिंग ऑडिट है प्यारे बच्चों, सही है, रिकरिंग ऑडिट है। अब अगर केपीएमजी वापस से ऑडिटर अपॉइंट हो गया है तो केपीएमजी कह रहा है यार मैंने पिछले साल तो साइन करवा लिया था एंगेजमेंट लेटर में, क्या इस साल भी मुझे वापस से एंगेजमेंट लेटर को साइन करवाने की जरूरत है? क्या मैं वापस से एक एंगेजमेंट लेटर बनाऊं, पार्टनर से वापस साइन करवाऊं, फिर वही चीजें मैं वापस से सीएफओ को दूं और सीएफओ उस पर साइन करें? क्या रिकरिंग ऑडिट्स में वापस से एंगेजमेंट लेटर का साइन करवाना जरूरी है? इसके ऊपर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि देखें यार इस गाइडेंस को आप फॉलो करें। गाइडेंस क्या है? इससे कहते हैं अगर सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, अगर सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है या ओनरशिप चेंज हो जाती है, पहले इस कंपनी के ओनर्स कुछ और थे, ओनर ने शेयर होल्डर्स बेच दिए, से अपने शेयर्स बेच दिए, अब ओनर कोई और है, ओनर्स चेंज हो जाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है। सही है, पहला आपने जो पिछले साल एंगेजमेंट लेटर दिया था वो एड्रेस किया था आपने मिस्टर ए को जो कि सीएफओ था, मिस्टर ए अब रही नहीं, मिस्टर बी आ गया, अब नया सीएफओ आ गया, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है, अब तो आपको एंगेजमेंट लेटर वापस से बनाना पड़ेगा और उससे साइन करवाना पड़ेगा। सही है, आपको जिस शेयरहोल्डर ने पहले अपॉइंट करा था वो अब शेयरहोल्डर है नहीं, अब दूसरे शेयरहोल्डर्स आ गए, ठीक है, ओनरशिप भी चेंज हो चुकी है, आप एंगेजमेंट लेटर वापस साइन करवाएं। इसी तरीके से आपका पिछले एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ आ रहा था फॉर एग्जांपल आईएफआरएस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज
एंटिटीज, सही है। आईएफआरएस में 3-4 कैटेगरीज हमारे पास होती है। तो कंपनी बहुत छोटी थी, आपने कहा था यार एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस फॉर एसएमईज इनके ऊपर अप्लाई होगा, ये लोग इसी पे बनाते हैं, जबरदस्त फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। लेकिन सर अब कंपनी एक साल में तो ग्रो कर गई, अब इसके ऊपर आईएफआरएस फॉर एसएमईज अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि आईएफआरएस फॉर लार्ज एंटिटीज अप्लाई होंगे या मीडियम साइज एंटिटीज अप्लाई होंगे, या फ्रेमवर्क चेंज हो। अगर फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है तो पुराने फ्रेमवर्क में कुछ और लिखा हुआ था, पुराने एंगेजमेंट लेटर में कुछ और लिखा था, अब आपको एंगेजमेंट लेटर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। या अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये हो सकती है कि अगर एंटिटी का बिजनेस चेंज हो जाए, नेचर चेंज हो जाए, तो जाहिर सी बात है फ्रेमवर्क भी चेंज हो सकता है, या कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाए, कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाए, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा पाकिस्तान में हमारे पास रिपोर्ट के फॉर्मेट रिसेंटली चेंज हो गए थे, ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट चेंज हो गए थे। हम सारे सबने बैठ के, सारी फर्म्स ने बैठ के वापस से एंगेजमेंट लेटर साइन करवाए थे। क्यों? बिकॉज जो पुराना एंगेजमेंट लेटर था उसमें फॉर्मेट कुछ और था, उसमें रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और था। रिपोर्ट का फॉर्मेट जब चेंज हुआ तो हमने वापस से एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करवाए थे, या इट कुड बी एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और कोई एनी रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, सही है। कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आगे इस बार ऐड हो रही है और आप चाहते हैं उसको ऐड करवाना। फॉर एग्जांपल जब डेलॉइट पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था तो हम डेलॉइट के लेटर हेड पे यूज करके रिपोर्ट्स वगैरह साइन कर रहे थे। जब डेलॉइट ने पाकिस्तान से एग्जिट लिया तो यहां पे आके फिर हमने कहा कि यार क्या कहते हैं, अब तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा या एंगेजमेंट लेटर वापस से रिवाइज करवाना पड़ेगा कि जी नाउ वी आर यूसुफ आदिल, सही है, और हम यूसुफ आदिल के बेसिस पर अब आपका ऑडिट परफॉर्म करेंगे। और इस बेसिस तो कि रिवाइज और स्पेशल टर्म्स इस तरह की आ जाती है जिसकी वजह से आपको लगता है एंगेजमेंट लेटर रिवाइज होने की जरूरत है, आप एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, डन हो गया। ये जो रिकरिंग ऑडिट होता है इस पे ऑडिटर सोचता है कि क्या मुझे एंगेजमेंट लेटर वापस से चेंज करने की जरूरत है या वापस से साइन करवाने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन सर जब चेंज हो रहा है और इसके ऊपर एक अदद ऑडिटर साइन कर रहा है, एक अदद मैनेजमेंट साइन कर रही है, ऑडिटर रिकरिंग ऑडिट में रीवैल्यूएट करेगा। सर मैनेजमेंट की तरफ से भी यह फरमाइश आ सकती है, कि भाई एंगेजमेंट लेटर चेंज करें। भाई मैनेजमेंट की तरफ से भी फरमाइश आ सकती है, लेकिन याद रखिएगा मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, एंगेजमेंट लेटर मेरे लेटर हेड पे होता है, ऑडिटर के लेटर हेड पे होता है। अगर मैनेजमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ जाए चेंज की कि जी एंगेजमेंट लेटर को चेंज करें, आपने देखना है कि जो मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है चेंज की, क्या ये रीजनेबल है, क्या ये रीजनेबल बेसिस है। अच्छा, क्या ऐसे रीजंस होंगे जो कि रीजनेबल बेसिस होंगे? चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड, सही है। चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द चेंज, सही है। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ गया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैनेजमेंट सही कह रही है, मैनेजमेंट की बेसिस रीजनेबल है, आप बिल्कुल एंगेजमेंट लेटर चेंज कर सकते हैं, या चेंज इन द नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क भी हो सकता है, सही है। या मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, सही है। अगर कोई चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होती है या एंगेजमेंट लेटर बना लिया और उसमें आप कहते नहीं यार ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैनेजमेंट आपसे कह रही है यार इसको रिवाइज करें, इसको चेंज करें, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है मैनेजमेंट की बेसिस रीजनेबल है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अक्सर कंपनीज के जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम फीस वगैरह भी बता रहे होते हैं, स्कोप ऑफ वर्क वगैरह भी बता रहे होते हैं, चीज़ें भी बता रहे होते हैं, सही है। मैनेजमेंट बाद में कहती है कि नहीं यार आप यहाँ पे गलत समझे, हमें आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना है, जो सब्सिडरीज है उनका ऑडिट आपसे लेट से नहीं करवाना, ठीक है, या आप उसके ऑडिटर नहीं है, या फिर आपने ऑडिट के एंगेजमेंट लेटर में ये चीज़ें भी लिख दी हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपने नहीं करवानी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये इसके ऊपर आपने काम नहीं करना, आपने इसके ऊपर काम करना है, लेट से, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े ग्रुप का ऑडिटर हम अपॉइंट हुए तो हमें लगा हम उस ग्रुप का भी ऑडिट करेंगे, सब्सिडीज का भी अपॉइंट करेंगे, हमने एंगेजमेंट में सब लिख दिया, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है चेंज करने की, नहीं यार ये आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कंफ्यूजन हो गई है, ये आपका स्कोप नहीं है, उसके लिए डिफरेंट ऑडिटर्स ऑलरेडी हैं, आपने इन एरियाज के ऊपर काम करना है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सर अगर मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं है, नॉट दी रीजनेबल बेसिस, अच्छा अगर तो रीजनेबल है तो उसका मतलब है सर आप एंगेजमेंट लेटर चेंज कर दें, सही, आप वापस एक एंगेजमेंट लेटर बनाए, चेंज करें, आप भी साइन करें, वो भी साइन कर देगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं है प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट आपसे जानबूझ के कैसा चेंज करवा रही है जो आप कह रहे हो यार इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये रीजनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक लंबा चौड़ा एंगेजमेंट लेटर बनाया जिसमें आपने लिखा मैनेजमेंट विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने वहां नीचे लिख दिया कि जी एक्सेप्ट फॉर मैनेजमेंट विल प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर फॉरेन कस्टमर्स, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन सप्लायर्स, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन शेयर होल्डर्स, इसके अलावा मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। और मैनेजमेंट आपसे कह रही है इसको चेंज कर दें,
बच्चों क्या ये रीजनेबल बेसिस है कि मैनेजमेंट आपसे एंगेजमेंट लेटर में कोई चेंजेस करवा रही है और इससे लग रहा है आपको कह रही स्कोप लिमिटेशन, ये रीजनेबल नहीं है, इसका मतलब है मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा, सही है। अ चेंज मे नॉट बी कंसीडर्ड रीजनेबल इफ इट इज अपीयर्स दैट द चेंज रिलेट्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री, सही है। या तो इंफॉर्मेशन ही इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट आपसे कहती है कि ठीक है यार, आप क्या कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस आप ऑब्टेन करने जा रहे हैं, लेकिन आप रिसीवेबल के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन ना करिएगा, थोड़ी सी लो लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करिएगा, मैं आपको रिसीवेबल के ऊपर कंफर्मेशंस भेजने नहीं दूंगी, सही है। आप एंगेजमेंट लेटर चेंज कर दें, प्यारे बच्चों क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सर फिर ऑडिट होगा कैसे? वो दस्तखत करने को तैयार नहीं है, वो कह रही है चेंज करो, चेंज से आप एग्री नहीं कर रहे। प्यारे बच्चों व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन अगर मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं है? आप ऑडिट एक्सेप्ट, आप विड्रॉल कर जाएंगे प्यारे बच्चों, सही है। एंगेजमेंट लेटर पास में साइन हो चुका है, मैनेजमेंट अगर आपसे कह रही है कि इसको चेंज करें, आप चेंज से एग्री नहीं करते, आप इमीडिएट बेसिस पे विड्रॉ कर जाएंगे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे मैं आपकी कंपनी को ऑडिट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज प्री कंडीशंस जो है, प्री कंडीशन है कि आप एक्नॉलेज करें इस कागज के पर्चे पे अगर आप दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं और जो आप चेंज करके दस्तखत करके दे भी रहे हैं उस चेंज से मैं एग्री नहीं करता, तो इसका मतलब प्री कंडीशन ऑडिट की मौजूद ही नहीं है। जब ऑडिट की प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ऑडिटर इस दुनिया में मौजूद हो ही नहीं सकता। मैं आपकी कंपनी को ऑडिट कर ही नहीं सकता अगर आप मुझे साइन करके नहीं दे रहे। अगर मैनेजमेंट आपसे कहती है कि यार ये लाइन उड़ा दो कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि वो एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बनाएगी, सही है, ये चीज हटा दे। आप कहोगे अगर आप यही चीज नहीं लिख रहे एंगेजमेंट लेटर में और ये चेंज करवा रहे हो, इस चेंज से मैं तो एग्री नहीं करता। मैनेजमेंट कहेगी ठीक है, जो आप एंगेजमेंट लेटर में कह रहे हो मैं आपसे एग्री नहीं करता, तो क्या ऑडिट हो सकता है? प्यारे बच्चों ऑडिट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास था आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आर द प्री कंडीशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है और प्रीमाइस है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है। उसके बाद एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट क्या होगा? सर एंगेजमेंट लेटर के कुछ कंटेंट्स होंगे, ठीक है सर। ऑडिट हो गया, अगला साल क्या वापस से एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, साइन करने की जरूरत है? तो एक और कॉन्सेप्ट था रिकरिंग ऑडिट, ये ऑडिटर इवैल्यूएट करता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की तरफ से फरमाइश आ जाए कि भाई ये चेंज करें, तो आपने देखना है कि रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। अगर रीजनेबल है आप चेंज कर दें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की तरफ से जो चेंजेस आ रही हैं और वो रीजनेबल नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, प्यारे बच्चों फिर आप मैनेजमेंट को मना कर देंगे कि नहीं, जो आप चेंज कह रहे हैं इसके हिसाब से तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कहती नहीं, मैंने तो सिर्फ ऑडिट करवाना है आपको, ठीक है आप किसी और से करवा लो, मैं विड्रॉ कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।